तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे गुणनखंड प्रमेय। इससे पिछले वीडियो में आपने देखा था शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होती है और हम उसको कैसे निकालते हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो समझी होगी। अगर आपके कुछ डाउट हैं तो अभी भी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम अगला चैप्टर हमारे पास बहुपद का ही अगला हिस्सा है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या होता है? गुणनखंड प्रमेय है यदि px घात n इज लेस देन एन इक्वल 1 वाला एक बहुपद हो तो a कोई वास्तविक संख्या हो तो x माइनस a px का गुणनखंड होता है pa बराबर 0 और pa बराबर 0 होता है x माइनस a px का गुणनखंड हो। अब हम इसको एक नॉर्मल भाषा में समझेंगे कि ये गणित की भाषा है और मैं आपको एक बेसिक भाषा में समझाता हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि px एक घात n लेस देन n इक्वल वाला एक बहुपद हो तो हम इसको समझेंगे px। तो मैंने पहले भी कहा था कि x का बहुपद px एक बहुपद है, कोई भी ले लो, और शर्त यह है कि n की घात जो है 0 नहीं होनी चाहिए, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए और एक क्या लेस देन एन इक्वल टू 1 कि 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर बशर्ते हो लेकिन 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो हम बड़ी घात वाला ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 2x वर्ग धन x धन 3। तो ये px एक बहुपद है। n इज लेस देन एन इक्वल टू 1 वाला बहुपद। n जो एक घात n है ये या तो 1 हो लेकिन 1 से छोटी ना हो। लेस देन n इज लेस देन n इक्वल टू 1 वाला एक बहुपद हो तो n कोई वास्तविक संख्या। अब a कोई वास्तविक संख्या है तो a कौन सी संख्या मानेंगे, और इसमें हमने क्या करना है, हमें क्या रहा है कि x माइनस a px का गुणनखंड होता है। जब हम इस px में किसी संख्या का जब भाग देते हैं, हम क्या देते हैं, ये हमारे पास 2x वर्ग धन x धन 3। इस px में जब हम कोई संख्या का भाग देते हैं, ये x माइनस a, ये लिखा हुआ x माइनस a, हमने माना यहाँ पे a रख दिया, x माइनस a का इसमें भाग देंगे तो भाग देने पर जो यहाँ संख्या आएगी वो यह, और शेषफल pa यहाँ 0 आना चाहिए। जब शेषफल 0 आएगा तब हम कहेंगे कि यह एक इसका गुणनखंड है। तो हम इस संख्या को कैसे लिखते हैं, ये संख्या तभी तो आएगी, px कैसे आएगी जब इसका गुणा इससे हो। जैसे हमने 2 का भाग 10 में दिया और यहाँ आ गया 5 और ये बच गया 0, तो जो ये जब 0 आएगा वही चीज है, x ऋण a px का गुणनखंड होता है जब pa बराबर 0। जब ये 0 हो जाएगा तो यह 10 का एक गुणनखंड होगा। कैसे कि 10 बराबर 2 गुणा गए 5 धन 0। तो यही है शेषफल प्रमेय से हमें निकला है px कैसे निकलता है, px बराबर x ऋण a qx, x ऋण a qx, q मतलब जो हमारे पास भागफल आएगा और उसमें शेषफल जोड़ देंगे तो ये अंदर की संख्या मिलती है। तो ये वही चीज है कि px n घात n ऋण 1 वाला बहुपद हो और एक वास्तविक संख्या हो तो p ऋण a px का गुणनखंड होता है। तो ये p ऋण a ये है, ये इसका गुणनखंड होगा जब ये शेषफल 0 होगा। यह 2 10 का गुणनखंड तभी होगा जब इसका शेषफल 0। माना यहाँ पे 11 होता तो ये 2 5 10 से जाता, लेकिन यहाँ शेषफल 1 तो हम कहेंगे 11 का 2 एक गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड 2 कब होगा, जब इसमें इसका 11 में 2 का पूरी बार भाग जाएगा यानी शेषफल 0 आएगा। तो वही प्रक्रिया है कि जो संख्या हमने 4 का भाग 16 में दिया, 4 चौकू 16 और 0, ये 4 16 का गुणनखंड तभी होगा जब यहाँ शेषफल 0 आएगा। तो वो यही कह रहा है कि x ऋण a यह संख्या है, x ऋण a यह संख्या है, यह अगर इसको पूरी बार विभाजित करता है और ये pa 0 है तब जाके हम कहेंगे यह इसका गुणनखंड है। ठीक है, समझ गए ना। तो ये कोई टेक्निकल वर्ड है, इनको समझने के लिए आसान तरीका यह है कि ये pa क्या है, px क्या है,
पी एक्स वो है जो ये हमने एक्स का बहुपद ले रखा है, पी एक्स ये अंदर वाला होगा, और ये एक्स ऋण ए जो है वो यह है, यहाँ जो हम जिसे भाग देते हैं। तो इस भाग देने वाली संख्या का अगर इसमें पूरी मोटा मोटा क्षेत्रफल प्रमेय का समरी यह है कि जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं, यहाँ पर समझिए, किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देते हैं, अगर वह पूरी बार यानी शेषफल 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि जो ये अंदर वाली संख्या है उसका यह बाहर वाली संख्या एक गुणनखंड है। तो इस गुणनखंड प्रमेय का एक मोटा हिसाब लास्ट में कंक्लूजन यही निकलता है कि यह संख्या 0 आनी चाहिए, वही कि पी ए बराबर 0 होता है जब तब एक्स ऋण ए पी एक्स का गुणनखंड होता है, यह इसका गुणनखंड होता है। ये लाइन यही बता रही है कि जब इसका यह 0 होने पर ये इसमें पूरी बार जाता है। अब इसका एक उदाहरण से समझिए कि शेष भागफल प्रमेय को हम कैसे समझेंगे। एक उदाहरण के तौर पे प्रश्न है कि जांच कीजिए, जांच कीजिए कि x धन 2 बहुपद x की घात 3 धन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे? हमें जांचना है कि ये x धन 2 इसका एक गुणनखंड है, यह x धन 2 बहुपद x का एक गुणनखंड है। इसके लिए हमारे पास एक तो शेषफल प्रमेय वाली विधि है, शेषफल प्रमेय से आप इसका इसमें भाग दीजिए तो आपके पास 0 आएगा, तो हम कहेंगे गुणनखंड। तो उसी को हम यहां लिखते हैं, अगर यदि x धन 2 बहुपद का गुणनखंड है तो px बराबर ये हो जाएगा x धन 3 x की घात 3 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो हमारे पास इसको ये 0 आना चाहिए, px बराबर 0 आना चाहिए। कब? x बराबर 2 रखने पर। तो यानी क्या रखेंगे? x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 2, x की जगह पर ऋण 2 रखने पर यह 0 होना चाहिए। x बराबर ऋण 2 रखने पर अगर यह 0 आ गई पूरा तो हम कहेंगे कि यह इसका एक गुणनखंड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम p -2 रखेंगे, x धन 2 बराबर 0 रखने पर, इसको रखने पर 0, तो p का मान इस बहुपद में x की जगह पर ऋण 2 रखेंगे। ऋण 2 कैसे? x धन 2 बराबर 0 करेंगे तो 2 पक्षांतरों के ऋण 2 आ गए। अब ऋण 2 रख के देखिए, ऋण 2 की घात 3 धन 3 गुणा ऋण 2 वर्ग धन 5 गुणा ऋण 2 धन 6। तो 2 की घात ऋण 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। लेकिन जब भी घात विषम संख्या में होती है, ऋण की घात, तो हमेशा ऋण ही आती है, तो ये ऋण 8 धन। अब ऋण का वर्ग है तो ऋण की घात सम संख्या में धन होगा, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 धन। अब धन 5 गुणा ऋण 2, तो ऋण 10 और धन 6। ये कितना हो जाएगा? ऋण 8 धन 12, तो ये हो जाएगा धन 4। ऋण 8 धन 12, धन ऋण का विपरीत चिन्ह आपस में घट जाते हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। इन दोनों में भी ऋण 10 धन 6 चिन्ह विपरीत है, घट जाएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो ये बड़ी संख्या इन दोनों में ऋण 10 है, 10 में से 6 गया
4, तो 4 में से 4 गया 0, तो 0 शेषफल 0 आ गया। इसको ऋण 2 रख करके इसमें शेषफल क्या 0 बच रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि यह इसका एक गुणनखंड है। ये बात समझ में आ गई। तो एक तरीका जो गुणनखंड प्रमेय को हल करने का तरीका यह है, कोई भी बहुपद दिया होगा हमने उसकी जांच करनी है तो हम उसको एक बार 0 कर देते हैं। 0 रखने पर यानी यह हमारे पास ऋण 2 आ गया, इसका मान समीकरण में रखेंगे, जो ये बहुपद है बहुपद में रखेंगे, और अगर शून्य आता है तो हम कहेंगे यह इसका एक गुणनखंड है। एक ऐसे ही अगला एक लेंगे, थोड़ा प्रश्नावली के प्रश्न आगे बढ़ाएंगे तो समझ में बात आएगी। एक वही है सेम कि यदि x धन 2 बहुपद 2x धन 4, 2x धन 4 का गुणनखंड है, जांच करना है, जांच करना हमको ये क्या x धन 2 बहुपद 4 का गुणनखंड है। इसमें वही करेंगे हल कि px बराबर 2x धन 4, तो इसको हम 0 करेंगे तो x बराबर p का मान ऋण 2, x की जगह ऋण 2 रखेंगे, तो इसलिए 2 गुणा में ऋण 2 धन 4 बराबर 2 दूनी 4 और 4 बराबर 0। तो हम कहेंगे हाँ यह इसका एक गुणनखंड है, क्योंकि यह इसको 0 निकाल दे रहा है। तो इसी के साथ गुणनखंड प्रमेय में से जुड़ा हुआ एक चीज और आती है कि एक प्रश्न आएगा, जैसे प्रश्न है कि y² माइनस 5y प्लस 6, इस बहुपद को मध्य पद विभाजन प्रक्रिया से हल करना है, और इसके हमारे पास गुणनखंड निकलेंगे और उनको देखना है क्या इसको यह संतुष्ट कर रहा है, क्या यह इसके गुणनखंड है, तो उनकी जांच करेंगे। पहले हम मध्य पद विभाजन प्रमेय समझते हैं कि मध्य पद विभाजन प्रक्रिया है क्या। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो ये गुणनखंड की एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके कई प्रकार के प्रश्न आएंगे, उनमें यह बीच में भी कभी आती है प्रश्न, लंबे लंबे प्रश्नों में इस तरह की बहुपद समीकरण बीच में आ जाती है और यह पूछे भी जाते हैं। और इसको जरा ध्यान से देखिए कि इसको हम निकालते कैसे, इसको हम बोलते हैं मध्य पद विभाजन प्रमेय। तो मध्य पद क्या है, इसका बीच का पद हमको इस पर नजर रखना है। और सबसे पहला स्टेप है इस 6 का जो ये अचर है इसको हम यहां गुणा कर देते हैं। ध्यान से देखिए, इस 6 का गुणा हम इस आगे करेंगे, y के आगे गुणांक क्या है a, तो हमारे पास आ गया है 6 और ये आ गया y²। इसको अलग से, ये इसका हिस्सा नहीं है, ये अलग से रफ में समझ लेंगे, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, लेकिन मैं इस प्रक्रिया को यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको कि यह 6 का गुणा इसमें आगे करना है, तो हमारे पास आ गया, दिमाग में रखना है, ना कि आप अलग से कर सकते हो। ये आ गया 6y²। अब 6y² हमारे पास मौजूद है। अब हमने ये बीच का पद देखना है, इस बीच के पद में है ऋण 5y, चिन्ह सहित देखना है कि यह ऋण 5y। इस ऋण 5y को हमने ऐसे तोड़ना है, मिडिल टर्म स्प्लिट, इसको स्प्लिट करना है। इस 5y को ऐसे तोड़ना है कि इनको जोड़ने या घटाने पर, इस 5y को जोड़ने या घटाने पर 5y प्राप्त हो, 5y प्राप्त हो, लेकिन गुणा करने पर 6y वर्ग प्राप्त हो। ऐसे दो अंक ढूंढने हैं जिससे गुणा करने पर 6y वर्ग प्राप्त हो, लेकिन जोड़ने या घटाने पर ऋण 5y प्राप्त हो। तो अब ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको यहाँ गुणा कर दिया। तो इसका सबसे अच्छा मेथड है, कहाँ ढूंढते रहेंगे कि क्या
इसका गुणनखंड कर दो सीधे, जो ये इनको गुणा करके आया है इसका आपने गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड इसके क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है 6 और 1, दूसरा क्या हो सकता है 2 और 3, दो ही प्रकार के गुणनखंड है इसके। अब हमने इन दोनों अंकों में देखना है कि जो ये मध्य पद है इन दोनों को घटा करके जोड़ करके यह आ रहा है। अब हमने अगर 6 और 1, हम 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है, 6 में 1 घटाएंगे तो 5 आ रहा है, 6 में 1 घटाएंगे तो 5 आ रहा है। लेकिन ऋण चिन्ह है तो देखो जरा, अगर हम इसको ऋण 6 करेंगे, ऋण 6 धन 5, ऋण 6 धन 5, 5 तो आ जाएगा। लेकिन अगर ऋण 6 और 1 का गुणा करेंगे, ऋण 6 तो ऋण आएगा ऋण 6, लेकिन हमको तो धन 6 चाहिए। अब दूसरे केस में देखिए 3 दूनी 6 है, अगर हम इसको 2 धन 2 और धन 3 करेंगे, 3 और 2 5, लेकिन यहाँ ऋण है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऋण 2 ऋण 3, तो ऋण 2 ऋण 3 तो ऋण 5 हो गया, और ऋण 2 गुणा के 3 बराबर धन 6। तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास है उसको वही उतार देंगे। देखो ये y वर्ग उतरा, इस 5 को हमने कैसे तोड़ा, हमने तोड़ा है ऋण 2y और ऋण 3y। देखिए 5y कैसे तोड़ा, ऋण 2y ऋण 3y। अब इनको गुणा करो, 3 दूनी 6y वर्ग और ऋण का गुणा ऋण धन, और ये आ गया धन 6। अब इसमें देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है y, यहाँ क्या बच गया y माइनस 2। अब इन दोनों में यहाँ पे ऋण चिन्ह है, कॉमन क्या है इनमें 3, अंदर यहाँ y बच गया, और ये धन था तो आगे ऋण चिन्ह कॉमन है तो इसलिए यहाँ ऋण आ जाएगा ऋण 2। तो इसलिए अब ये और ये दोनों कॉमन है, y ऋण 2 y ऋण 3, तो इसके गुणनखंड ये आ गए y ऋण 2 y ऋण 3। तो हम अगर गुणनखंड प्रमेय से इसको जांचेंगे कि क्या वास्तव में y ऋण 2 और y धन 3 इसके गुणनखंड हैं, तो हमें वो लिखना पड़ेगा कि हमारे पास ये है py बराबर है y वर्ग ऋण 5y धन 6। तो अगर हम अब y ऋण 2 को चेक करेंगे तो y ऋण 2 बराबर 0, तो y ऋण y बराबर 2। तो हम इसमें पहले 2 मान रख के देखेंगे, p बराबर 2, तो ये जाएगा 2 का वर्ग ऋण 5 गुणा गए 2 धन 6, ये हो जाएगा 4, 5 दूनी 10 धन 6, तो धन धन जुड़ गए 10 और ये ऋण 10 0। तो यह इसको मध्य पद संतुष्ट कर रहा है। दूसरा, यदि P3, P की जगह पे 3 रख के देखेंगे, ऋण है तो इसलिए उधर जाके धन हो गया ये, और 3 का वर्ग ऋण 5 गुणा गए 3 धन 6, तो ये हो जाएगा 9 ऋण 5 3 15 धन 6, 9 और 6 15 ऋण 15 बराबर 0। तो ये दोनों गुणनखंड हमारे जो निकले हैं, यह इसको शेषफल प्रमेय क्या गुणनखंड प्रमेय से भी यह सिद्ध कर रहे हैं कि यह इसका हल है। तो एक इसको समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। अब जब दूसरी बार देखेंगे आप इसमें में और क्लियर हो जाएगा कि इसको हम कैसे करते हैं मध्य पद विभाजन प्रक्रिया। तो मध्य पद विभाजन में एक प्रश्न है हमारे पास कि 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, हमने इसको भी मध्य पद विभाजन प्रक्रिया से हल करना है। तो इसको हल करने के लिए फिर वही, अब ध्यान देखिए जो मैंने कहा था कि ये जो अचर होता है इसको 12 के गुणांक से गुणा करते हैं, तो 12 कम 12 और ये x वर्ग बन गया, और बीच में है ऋण 7। इस ऋण चिन्ह का बहुत विशेष ध्यान रखना है, चिन्ह देखना है कि ऋण 7x को तोड़ना है हमको, ऋण 7x को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 12x वर्ग आए और जोड़ने घटाने पर ऋण 7x। तो वही इसका गुणनखंड कर दो, या तो 12 1 हो गया, ये 4 3 12 हो गया, या 6 दूनी 12। अब इन तीनों में हमको देखना है हमको क्या सूट कर रहा है कि इन दोनों को जोड़ने घटाने से 7 आ रहा है नहीं आ रहा है।
अगर हमने 6 में 2 जोड़ा तो 8 आ रहा है, 6 में से 2 घटाया तो 4 आ रहा है, तो ये हमारे मतलब का नहीं है। अब 12 है, 12 में 1 जोड़ा तो 13, 12 में 1 घटाया तो 11, तो ये भी हमारे मतलब का नहीं है। अब ये बच गया हमारे पास 4 और 3, 4 गुणा कर 3, 4 3 12 और 4 3 7। अब लेकिन चिन्ह ऋण है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये भी ऋण होगा, ये तो 4 3 12 ऋण 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 7, तो ये हमारे को सूट कर रहा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 12x वर्ग। अब 7 को कैसे तोड़ा हमने, ऋण 4x ऋण 3x और धन 1 जो था वो हमने लिख दिया। ये क्लियर हो रहा होगा आपका। बराबर अब 12 और 4 में कॉमन क्या है, 4x कॉमन है, ये 12 की x की घात 2 है, ये x की घात 1 है, तो इसलिए कॉमन, और 4 3 12, तो ये हमारे पास कितना बच गया 3x और अंदर 4x कॉमन 12 आ गया, तो ये 1 बच गया। ऋण अब 3x और 1 में कॉमन क्या है, 1 गुणा इनके साथ है, तो 1 बाहर ऋण चिन्ह है, 3x रहेगा, लेकिन ये जो है ऋण हो जाएगा। इस प्रक्रिया में एक चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि अगर इन दोनों कोष्ठों में एक ही चीज नहीं आई तो कहीं ना कहीं हमारी कहीं गलती हो रही है। ये जरूर ध्यान रखना है कि दोनों कोष्ठों में हमारी एक ही चीज आनी चाहिए, तभी जाके ये दोनों हमारे पास कॉमन आ गए। तो हमारे पास बच गया 3x ऋण 1 कॉमन आ गया इन दोनों में, और यहां बच गया 4x ऋण 1। अब हमारे पास यह इसका हल आया है। अगर हम इसको इसमें रखेंगे तो हमारे पास x का मान कितना आ रहा है, यदि 3x ऋण 1 बराबर 0 तो 3x बराबर 1 और x बराबर 1/3, तो हम x की जगह पर 1/3 रखेंगे तो यह हमारे पास शून्य आ जाएगा। इसी प्रकार से x बराबर 1/4 रखने पर यह हमारे शून्य हो जाएगा गुणनखंड प्रमेय से। एक और ले लेते हैं, अगर एक और कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। यह है 2x वर्ग धन 7x प्लस 3। अब इसमें क्या करेंगे, 3 का गुणा 2 के साथ, 3 दूनी 6x वर्ग है, और ये बीच वाले को तोड़ेंगे तो 6 का गुणनखंड क्या हो गया, 6 1 3 2, तो 3 और 2 5, तो कहीं काम नहीं आ रहा है, 3 और 2 बढ़ाएंगे 1 आएगा, 6 और 1 7, तो ये अब सारा धन है तो ये बहुत आसान है कि 2x वर्ग धन 6x धन 1x धन 3, तो इस दोनों में कॉमन क्या आ गया, 2x कॉमन आ गया, ये बचेगा x धन 3, इसमें कॉमन आ गया 1x धन 3। इस प्रकार से ये x धन 3 कॉमन आ गया और 2x धन 1।